नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट के नए मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है। आज गिरिराज सिंह, आरसीपी सिंह, आरके सिंह और पशुपति कुमार पारस ने ऑफिस पहुंचकर पदभार संभाला। ये चार तस्वीरें चारों मंत्रियों की। गिरिराज सिंह अब ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं, तो आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय मिला है। वहीं आरके सिंह को ऊर्जा विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। सभी मंत्रियों ने कहा कि पीएम मोदी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वो बखूबी निभाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी की नई ड्रीम टीम तैयार है। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है। बिहार के हिस्से में 6 मंत्री पद आए हैं। आरसीपी सिंह को जहां इस्पात मंत्रालय का जिम्मा मिला है, तो वहीं गिरिराज सिंह को प्रमोशन देकर ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। आरके सिंह को भी काम का इनाम मिला है और उन्हें ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा विभाग का कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री ही हैं। वहीं अश्विनी चौबे को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के पद से हटाकर उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया है। सबसे भारी भरकम खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग पशुपति कुमार पारस को सौंपा गया है, जो पहले उनके भाई रामविलास पासवान के पास था। इस्पात मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद आरसीपी सिंह ने खुशी जाहिर की और कहा उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका वो बखूबी से निर्वहन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत सुखद अवसर है और निश्चित रूप से हमारे जितने यहाँ अभी देख रहे हैं सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं और देखिए हमारे खुले मन से काम करते हैं। तभी तो मैं कुछ जानता नहीं, मैं यहाँ आया, सब चीजों का अध्ययन करूंगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पदभार संभालने के बाद आरके सिंह ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, आगे और भी ज्यादा काम करना है। सरकार के आने के पहले ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटा के आसपास बिजली रहती थी। आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्र में 20.5 घंटा बिजली रहती है। आइए हम नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंट सर्वे है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको चाहिए गाँव में भी, शहर में तो है 23-24 घंटा, गांव में भी हमको 24 घंटे बिजली चाहिए। इसके लिए एक और योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है। पदभार ग्रहण करने के बाद गिरिराज सिंह ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का भरोसा दिलाया। जिसने जिम्मेदारी दी, जिसने लाया, उसी को पता था। तो मैं तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करने का महादेव से प्रार्थना करूंगा कि हे महादेव, मुझ में ताकत दो कि मैं उनके सपनों को साकार कर सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम में बिहार को जरूरत के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया है। 40 सांसदों वाले बिहार से 6 मंत्री बनाकर करीब 15% हिस्सेदारी दी है। प्रधानमंत्री ने अपनी नई टीम के जरिए बिहार के जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। मतलब पीएम मोदी की नई टीम में वो सब कुछ है जो किसी सरकार के लिए जरूरी होता है। अब ये मंत्रियों पर है कि वो अपने परफॉर्मेंस से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। पीएम मोदी की ड्रीम में एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस भी ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें अहम जिम्मेदारी भी मिली है और जिस पद को चिराग चुनौती दे रहे हैं, आज उसका जवाब चाचा पारस ने 2 टूक शब्दों में दे दिया और चेता दिया कि भगवान के घर तक अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो वहां तक भी उसका मुकाबला करेंगे। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब पशुपति कुमार पारस पीएम मोदी की ड्रीम टीम में शामिल है। शपथ ग्रहण के 20 घंटे के भीतर पारस ने पदभार भी संभाल लिया। मोदी मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है और
मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुन के आया हूं। उन्होंने मुझ पर काफ़ी विश्वास करके मुझे पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और मैं विभाग संभालना हूं। आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जितना अधिक उन्होंने मुझ पर विश्वास किया उससे अधिक मैं विभाग में काम करूंगा, काम करा के विभाग को एक अच्छे रास्ते पर मैं ले जाऊंगा। तकरीबन 4 दशकों से सियासत की बारीकियां समझने वाले पारस ने मंत्री पद संभालते ही चिराग को चेता दिया कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं, चिराग नहीं। मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कम में। आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने और लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाने के दोहरे झटके से तिलमिलाए चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर पशुपति पारस ने चिराग को 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि कोर्ट क्या, वो भगवान के घर भी जाएंगे तो वहाँ भी लड़ूंगा। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहेंगे कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम दूसरे लड़ेंगे। जाहिर तौर पर चिराग की हर चुनौती का सामना करने के लिए चाचा पारस ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए रंजिता झा की रिपोर्ट। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। मुजफ्फरपुर से खबर है, मुजफ्फरपुर में हथियारबंद अपराधियों ने स्टेट बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 6,82,000 रुपए लूट लिए। स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की और भाग गए। मुजफ्फरपुर में बेखौफ लुटेरे, दिन दहाड़े बैंक से लाखों की लूट, सरेआम लहराए हथियार। देख लीजिए इस तस्वीर को, ये बिहार का मुजफ्फरपुर है। यहाँ लुटेरे खुलेआम हथियार लहराते हैं। पुलिस घटना के बाद पहुंचती है, लेकिन निहत्थे लोग हथियार बंद बदमाशों को ललकार देते हैं। हाथ में हथियार और जुबान पर गाली, इन बेखौफ लुटेरों को देखिए। 6 की संख्या में आए लुटेरों ने सरैया थाने के रेपुरा स्टेट बैंक की शाखा में दिन दहाड़े लूट की। हथियार के बल पर गार्ड और बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और 6,82,000 लूट कर फरार हो गए। बंदूक लिए हुए था तो हमको तो वहाँ पहले गेट के अंदर ही फायर किया है, समझे। जैसे ही फायर किया तो हम पूछे कि कस्टमर का क्या हो गया भाई, पता नहीं। उसके बाद देखे कि जो दादा गाली गलौज होने लगा, फिर तो हम ऐसे कांपने लगे। उसके बाद फिर हम चलो ऐसे शांत बैठ गए आराम से, तो कोई काम ही नहीं कर रहा था, क्या करें न करें। बैंक लूट की खबर जैसे ही लोगों को मिली, आसपास के लोग मौके पर जमा होने लगे। लोगों ने लुटेरों को जमकर चुनौती दी, पत्थरबाजी भी की, लेकिन बदमाशों के पिस्टल को रोक न सके। हाँ, लुटेरों को भागने पर मजबूर जरूर कर दिया। सर फायरिंग कर रहा था, हम लोग रगेत रहे थे, वो फायरिंग कर रहा था, लेकिन लास्ट में भाग गया। इधर से हम लोग घेरे थे, इधर से मालूम नहीं था ना इधर से निकलेगा, तो इधर से निकल गया वो। हथियार से तो डर भी लग रहा होगा। हाँ, डर तो था सबको, तभी तो फिर नहीं पत्थर के हथियार के आगे पत्थर नहीं। हमेशा की तरह लुटेरों के जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। 6 की संख्या में 3 मोटरसाइकिल पर अपराधकर्मी आए। उन्होंने तो जगह को देखा और फिर जो है बाहर में चौकीदार जो प्रतिनिधि थे उनको कब्जे में लिया, उसको लेके अंदर चले गए। दूसरा चौकीदार था, उसने थाने में सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक जो है ये लोग लगभग 6 मिनट के अंदर में ये लोग काम करके। मुजफ्फरपुर के लोगों ने जिस ढंग से लुटेरों को चुनौती दी और भागने पर मजबूर कर दिया, वो बदमाशों के लिए खतरे की घंटी है। काश ऐसा ही खौफ पुलिस का भी होता, तो ये बदमाश दिन दहाड़े बैंक लूट की हिमाकत नहीं करते। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के 3 आरोपियों नासिर, इमरान और कफील को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली से पटना पहुंची। कल सभी को पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सलीम को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। सभी आरोपी 9 जुलाई तक एनआईए के रिमांड पर हैं, इसलिए कल सभी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
नासिर, इमरान और कफील को लेकर एनआईए की टीम पटना पहुंची है। आप देखिए पटना एयरपोर्ट पर उन तीनों आतंकियों को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है और यहां से इन्हें एटीएस कार्यालय ले जाया जाएगा और कल इन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना है। तो देखिए जो एनआईए की टीम है वो यहां पर लेकर आई है इन आतंकियों को और इनकी पेशी होनी है कल, चूंकि रिमांड जो है वो इनका कल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में उन्हें कल पेश किया जाना है। जो तीनों आतंकी जिनको दिल्ली ले गई थी एनआईए की टीम और रिमांड पर इनसे पूछताछ करने के लिए वहां ले गई थी दरभंगा ब्लास्ट को लेकर, वो अब पटना पहुंचे हैं। साथ ही साथ सलीम पहले से ही पटना में है जिससे पूछताछ चल रही है और उसे भी कल जो एनआईए की कोर्ट है वहां पर पेश किया जाना है। बाद में सभी आरोपियों को एटीएस हेडक्वार्टर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को पटना एयरपोर्ट से लाया गया। इमरान और नासिर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, जबकि कफील को उत्तर प्रदेश के कैराना से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीमार होने की वजह से सलीम को एनआईए ने अब तक रिमांड पर नहीं लिया है। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को लेकर पटना एयरपोर्ट से एटीएस और एनआईए की टीम अब एटीएस हेडक्वार्टर में पहुंच गई है। तस्वीरों में देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं अब धीरे धीरे एटीएस कार्यालय में प्रवेश कर रही हैं और तीनों आरोपी जो हैं इमरान, नासिर और कैफिल, इन तीनों को लेकर दिल्ली से पटना पहुंची है एनआईए की टीम। ये सभी एनआईए की रिमांड पर थे और 9 जुलाई को यानी कल इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। एनआईए की जांच जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अब सलीम को भी एनआईए की टीम रिमांड पर लेगी और देखना होगा कि एनआईए अब इस पूरे मामले में क्या एक बड़ा नेक्सस है जिसमें और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे और ये अनुसंधान कहाँ तक जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना से बड़ी खबर है। कुख्यात हथियार तस्कर सुभाष प्रधान गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। 4 कट्टा, 1 राइफल और कई कारतूस इसके पास से बरामद किया गया है। लंबे वक्त से सुभाष प्रधान की तलाश थी एसटीएफ को। बिहटा से हुई है सुभाष प्रधान की गिरफ्तारी और देखिए जो हथियार बरामद किए गए हैं उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। एसटीएफ की टीम ने सुभाष प्रधान को गिरफ्तार किया है जिसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी। हथियार तस्कर है सुभाष प्रधान जिसे गिरफ्तार किया गया है बिहटा से। वहीं एसटीएफ ने अरवल से हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके पास से 2 राइफल, 1 पिस्टल और 300 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हथियार तस्कर रांची से अपने घर भोजपुर जा रहा था। इसी दौरान अरवल बाजार में उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हथियार तस्कर के परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान पता चला कि पकड़ा गया हथियार तस्कर बीएसएफ का जवान है जो करीब 1.5 साल से त्रिपुरा से फरार चल रहा था। सूचना मिली थी, उसी के आधार पर पटना अरवल पुलिस ने अपना हेल्प पे 2 315 की राइफल, एक जो रेगुलर लग रहा है इसकी जांच आवश्यक हो गई, एक पिस्टल और 300 के आसपास में ये 315 की गोली, 140 7.65 की गोलियां वगैरह बरामद हुई हैं। फर्जी लाइसेंस भी लोग दिखा रहे हैं। लग रहा है प्राइमा फेसी ये गलत है। आदमी का नाम पता भी चेक करना पड़ेगा क्या है, अनुसंधान क्या चीज़ है। बता रहे हैं कि रांची से लोग चले थे और मोहरनपुर भोजपुर में लेकर के लेना था और पता करते हैं कि कहाँ लेके जा रहे थे, किसको लेना था। और बात बाढ़ की। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है और लोग सड़क को आशियाना बनाने के लिए मजबूर हैं। इसी बीच सियासत भी बाढ़ को लेकर शुरू हो गई है। नाव के सहारे सुरक्षित जगह पर जाते ये वो बदनसीब हैं जिनके घरों में घुसे बाढ़ के पानी ने उन्हें बेघर कर दिया है और इनके लिए अपने ही घर में रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा। मुजफ्फरपुर के कांटी में बूढ़ी गंडक कहर बरपा रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये रेलवे की पटरी है और इसके नीचे जो ये गांव बसे हैं माधोपुर, मिठन सराय और लसगरीपुर पंचायत के कई गांव। तो जरा आप देखिए कि जहां जहां हम कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं केवल और केवल बाढ़ ही बाढ़ दिखाई दे रहा है और इस बाढ़ के बीच में रहने वालों के घर पूरी तरीके से डूब गए हैं। बूढ़ी गंडक की वजह से मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के मिठन सराय, माधोपुर, गोसाईपुर, विजय छपरा, कोल्हुआ और पैगंबरपुर इलाके के करीब 10,000 परिवार प्रभावित हैं और करीब 7,000 परिवारों के घरों में पानी घुस गया है।
बद से बदतर है। बाढ़ की स्थिति महीनों दिन से है, लेकिन ये 10 दिन से बहुत ही बेकार स्थिति हो गई है। बहुत बुरी स्थिति है। देख रहे हैं कि क्या बाढ़ का जो है जो रहन सहन का जो दिक्कत हो रही है, सामान घर से निकालना मुश्किल हो गया है। जहाँ तक सामान जो है सो जहाँ है वहाँ पड़ा रह गया है। बाढ़ से बेघर हुए तो सड़क को आशियाना बना लिया। कांटी और अहियापुर में हजारों परिवार सड़क पर रहने को मजबूर हैं। हम अभी खड़े हैं मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने वाली NH 77 पर, लेकिन यह 77 अब NH नहीं है, आज हजारों लोगों का आशियाना बन गया है। तस्वीरें देखिए कि ये NH किनारे ये तंबू, ये झोपड़ियाँ, ये पॉलीथीन और कपड़े से बनाए गए, बांस घास फूस से बनाए गए ये तंबू, ये उन बदनसीबों के तंबू हैं जिनके घरों को बूढ़ी गंडक ने लील लिया है। ये महिला खड़ी है उदास सी, आप देखिए कैमरा देखने के बाद ये निकल पड़ी, तकलीफों का इजहार नहीं कर रही है। ये 2.5 फीट ऊंचा पॉलीथीन का तंबू, इसी में खुद भी रहना है, अपने सामान भी रखने हैं, पशुओं को भी रखना है, बच्चों को भी खिलाना है। मुजफ्फरपुर के इन बाढ़ पीड़ितों के अधिकारियों ने अब तक कोई सूद नहीं ली और ना ही इन लोगों तक किसी तरह की मदद पहुंची। हाँ, राजनेता जरूर पहुंच गए राजनीतिक आरोप लगाने। स्थानीय विधायक इसराइल मंसूरी जी हैं, बाढ़ देखने आए हैं, नाव पर सवार हैं, पता नहीं पिकनिक कर रहे हैं कि सेवा में आए हैं। अभी का जो स्थिति है भयावह स्थिति है, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। सरकार के द्वारा एक तिरपाल भी मुहैया नहीं कराया गया है। सामुदायिक किचन की मांग हो रही है, लोग सड़क किनारे NH किनारे पर रह रहे हैं। तबाही के सैलाब ने सब कुछ मटियामेट करके रख दिया। झोपड़ी उजड़ गई, गृहस्थी तबाह हो गई, चूल्हा चौका बंद हो गया, न सिर छिपाने की छत बची और न खाने का कोई ठिकाना रहा। मजबूरी में लोगों ने नेशनल हाईवे के डिवाइडर पर तंबुओं का मोहल्ला जरूर बसा लिया है, लेकिन सवाल है कि खाएंगे क्या। काश कि नेता लोग राजनीति करने की बजाय इन बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ करते। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और बूढ़ी गंडक नदी लगातार तबाही मचा रही है। उफान पर है बूढ़ी गंडक नदी और अब समस्तीपुर में भी बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है बूढ़ी गंडक समस्तीपुर में। शहरी इलाके में भी अब बूढ़ी गंडक का पानी घुस चुका है। गुजरी बाजार, गणेश चौक, राम बाबू चौक में जलजमाव की स्थिति है और ये देखिए, ये तस्वीरें भयावह है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, ये खतरा और भी बढ़ने की आशंका है और इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां क्या नजर आ रही हैं? जी, समस्तीपुर से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगभग 2 मीटर से ऊपर बह रही है खतरे के निशान से, और जिसका नतीजा जो सुलिस गेट है उस सुलिस गेट से रिसाव होकर के पानी शहर के अंदर प्रवेश किए हैं, जिससे गुदरी बाजार, राम बाबू चौक का इलाका, गणेश चौक का इलाका जो है वो जिसमें धीरे धीरे जल भराव तेजी से हो रहा है और नतीजा है कि सड़क पूरी तरह पानी में डूब गए। हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने बताया सुबह 10 बजे तक सड़क बिल्कुल साफ था और उसके बाद पानी बढ़ना शुरू हुआ और शाम होते हुए कहीं कहीं 1 फीट पानी हो गया है। गोदरी बाजार में जो सड़क पूरी तरह से डूब गई है। लोग वहाँ पे जो दुकानदार है, दुकान में पानी प्रवेश करने की स्थिति में वहाँ पर, जिससे लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है। इसमें प्रशासन के द्वारा इस रिसाव को बंद करने के लिए पहल शुरू कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस रिसाव को कब तक रोक पाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। तो ये अब स्थिति विकराल होती जा रही है। जरूरी है कि तुरंत प्रशासन इसमें पहल करें क्योंकि शहरी इलाकों में भी 1 फीट से ज्यादा पानी अब घुस चुका है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।